चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पीछे दिख रहा है प्रोस्पेक्टर में कि क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर हम लेके आ गए हैं आप सभी के बीच। यहाँ पे देखिए, हमारे परिवेश के पदार्थ पहला चैप्टर भारती भवन बुक का है। कौन सा बुक का है? भारती भवन बुक का है आपका पहला चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हुए। आप लोग बढ़िया से बेहतरीन से, ठंडी का दिन है तो ठंड का एहसास नहीं होगा। ये वीडियो में इतना हॉट चीज बताया जाएगा आपको कि एक ही बार में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ने यहाँ लिख दिए हैं कि मात्र एक वीडियो में पूरा दिमाग में छाप देंगे, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब दोबारा ये वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में ये चैप्टर माइंड में हम सेट कर देंगे। जितना क्लास आज पढ़ाएंगे हम जितना देर तक, बस आपको बस कुछ नहीं करना है, कम्बल के अंदर घुस जाना है, अब बैठ के बस वीडियो बढ़िया से देखिए और कॉपी में नोट करते हुए आप लोग जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो, एक भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना होगा। बस आप लोग अपने दोस्तों को भी जोर शोर से शेयर करके जोड़ लीजिए और आइए वीडियो का मजा लेते हैं। बहुत ही सुरीली अंदाज से पढ़ाने वाले हैं आप सभी को, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, टॉपिक लाए हुए बहुत अच्छा है। ये चैप्टर से एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे, दिक्कत कहीं नहीं होगा, बस समझिए। देखिए, पहला टॉपिक आ गया हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर का नाम आ गया आपका हमारे परिवेश के पदार्थ। तो आप लोग अगर जुड़ गए हैं तो आप लोग एक बार कमेंट में खाटू श्याम लिख के बताइए कौन कौन जुड़ गए हैं। आप लोग पहले प्रेजेंटिंग दिखाइए, कितना है आप लोग। खाटू श्याम लिख के सब एक बार बताइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो गया है। देखिए, पहला टॉपिक क्या लिखे हैं? पदार्थ। पदार्थ के बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पदार्थ। अब बात को समझिए कि दुनिया में दुनिया में जितना भी वस्तु है जो स्थान को घेरता है, सभी वो सब क्या है? आपका पदार्थ में आता है। सभी वो सब किस में आता है? पदार्थ में आता है। मतलब दुनिया में जितना भी वस्तु है सब क्या है? पदार्थ है। बस ऐसे समझिए, हवा, बालू, पत्थर, सब ये सब क्या है? आपका पदार्थ है। तो वही बोल रहा है पदार्थ क्या है। तो बात को समझिए, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, समझते हुए चलना है आपको। थोड़ा सा देखिए, हाँ देखिए, पदार्थ के बारे में, यानी कि पदार्थ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तु है, जितनी भी वस्तु है, वे सभी पदार्थ हैं। वे सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। और इसका आपका दूसरा परिभाषा भी हो सकता है क्या? ये बात को समझिए आप, जो स्थान को घेरे, जो स्थान को घेरे, जिसका आकार एवं आयतन भी हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ का परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, एक बार में क्लियर करते हुए चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। रटना नहीं है, जी हाँ, रटना नहीं है, बस समझना है टॉपिक को। समझते हुए साइंस कंप्लीट कर लेना। साइंस में पहला टॉपिक हम लेकर आ गए केमिस्ट्री बुक का हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी वस्तु है, वे सभी क्या है? पदार्थ है। दूसरा भाषा बोल सकते हैं कि जो स्थान को घेरे, जिसका आकार एवं आयतन भी हो, वे सभी क्या है? पदार्थ कहलाएंगे। वे सभी क्या कहलाएंगे?
पदार्थ। यहां तक आपको समझ में आ गया। पदार्थ के बारे में पहला टॉपिक था पदार्थ। पदार्थ आपको समझ में आ गया। जितना भी वस्तुएं हैं सभी क्या है, पदार्थ है, या फिर जो स्थान को घेरता है, जो स्थान को घेरता है, जिसका आयतन हो सकता है, समझ गए, वे सभी क्या आएंगे, पदार्थ में आएंगे। जैसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, जैसे जैसे वायु, वायु भी स्थान घेरता है, हर जगह वायु पाया जाता है, वो भी स्थान घेरते हैं, सब वायु क्या है, पदार्थ है। जैसे बोल सकते हैं हम बालू, बालू, पत्थर इत्यादि, जितना नाम ले लीजिए वस्तु का, सभी आपका क्या हो गया, पदार्थ हो गया। जिसमें से वायु इसलिए दिए, वायु एग्जाम में पूछा गया है, वायु पदार्थ है या नहीं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वायु भी क्या है, पदार्थ है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला आ गया आपका द्रव्य। क्या आ गया, द्रव्य। देखिए द्रव्य के बारे में समझते हैं। मतलब कि सिंपल बात यह है कि जो तीनों रूप में पाया जाए, सीधा बात समझिए, जो तीनों रूप में पाया जाए वही द्रव्य कहलाता है। वही क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। एक लैंग्वेज आता है द्रव का, एक लैंग्वेज आता है द्रव्य का, तो ये बात आपको समझना है। देखिए हम दोनों बात यहीं पे क्लियर कर देते हैं। क्या कि पहला बात समझिए, एक होता है द्रव और दूसरा होता है द्रव्य। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ये बात आप समझ के रखिए। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। बोलने में लगता है दोनों एक के, लेकिन दोनों लिखावट में अलग है, तो इसका परिभाषा भी अलग है, थोड़ा समझिए। यानी कि जो तीनों अवस्था में पाया जाए, तीनों अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, वही द्रव्य कहलाता है। वही क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। जो तीनों अवस्था में पाया जाता है वही द्रव्य कहलाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं पानी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। पानी आपका ठोस में भी पाया जाता है, बात समझ में आ गया। द्रव में भी पाया जाता है, ठोस के रूप में मतलब क्या, बर्फ बन जाना। क्या बन जाना, बर्फ बन जाना। तो बर्फ ठोस हो गया, और ठोस जब वो पिघलेगा तो पानी का रूप लेगा, तो वो पानी हो गया। और जब उसको उबालेंगे, जब उसको उबालेंगे तो वो भाप के द्वारा उड़ जाएगा, तो वाष्प में बदल जाएगा, यानी कि वो गैस में बदल जाएगा, तो गैस में भी बदल जाएगा, यानी कि वो सब आपका क्या हो गया, द्रव्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, द्रव्य में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। और ये बात को समझिए, द्रव क्या है, जो सिर्फ पदार्थ लिक्विड में हो, किस में हो, लिक्विड में हो, लिक्विड में हो, वही आपका, वही द्रव कहलाता है। जो सिर्फ लिक्विड में हो, जो सिर्फ किस में हो, लिक्विड में हो, इसमें आपका आपका आ जाएगा, आपका क्या कहता है, बालू भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें आ सकता है आपका पत्थर भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसमें सिर्फ वैसा पदार्थ ही आएगा जो सिर्फ लिक्विड हो, जो सिर्फ क्या हो, लिक्विड हो। और इधर क्या होगा, लिक्विड भी आ सकता है, याद रखिएगा, लिक्विड भी आ सकता है और बिना लिक्विड वाला पदार्थ भी आ सकता है। मतलब जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें दोनों आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ लिक्विड वाला आएगा, किसमें आएगा, लिक्विड वाला। ये द्रव में लिक्विड वाला आएगा। ये तो ये आप माइंड में साफ तौर पे क्लियर रख लीजिए कि जो सिर्फ लिक्विड में हो वही आपका द्रव कहलाता है, और जो दोनों अवस्था या दोनों रूप का ले ले वो द्रव्य कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी कि लिक्विड में हो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका जल उदाहरण हो सकता है, तेल हो सकता है, आपका हो गया शराब हो सकता है,
इत्यादि सभी किस में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए। अब आपको एक बात बता देते हैं, नोट याद रखिएगा सिंपल में कि द्रव जितना भी है सभी द्रव्य हो सकता है परंतु सभी द्रव्य द्रव नहीं हो सकता है, द्रव नहीं हो सकता है। ये बात आपको माइंड में साफ तौर पे रख लेना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है जो कि समझ में कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए कंफ्यूजन को पैदा नहीं होने देना है। यानी कि हम द्रव को द्रव्य कह सकते हैं लेकिन द्रव्य को द्रव नहीं कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? यानी कि जितना भी आपका इधर पदार्थ है, जितना भी इस तरफ पदार्थ आएगा सब ये हो सकता है, लेकिन इस तरफ का सब पदार्थ ये नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, उसी तरीका से हम द्रव को द्रव्य कह सकते हैं लेकिन द्रव्य को द्रव नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन सब माइंड से निकाल दिए हम, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएं आप सभी को। अब हम जानेंगे द्रव का परिभाषा शुद्ध क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां द्रव का परिभाषा, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका क्या हो, आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो एवं आकार अनिश्चित हो उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। मतलब कि जिसका आयतन तो निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं हो सकता है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्य। जैसे बात को समझिए, हम बोल सकते हैं जल, बालू, मिट्टी, हवा भी द्रव्य में आ जाएगा आपका, और बोल सकते हैं इत्यादि, दे दीजिए, कितना बोलिएगा, इत्यादि, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? द्रव्य में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। अगर साफ दिख रहा है तो 1 कीजिए, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो 2 कमेंट कीजिए। साफ साफ दिख रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आप सभी को द्रव्य में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, द्रव्य और द्रव्य में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम क्लियर कर दिए। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक में क्या आ गया? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था मतलब पदार्थ का अवस्था कितना होता है। तो अभी हम 9 लेवल में पढ़ रहे हैं, पदार्थ का 3 अवस्था पढ़ेंगे। ऐसे पदार्थ को 5 अवस्था ज्ञात कर दिया गया है, जो कि 5वां अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में आता है, तो वो सब अभी नहीं जानना है। याद देखिए, पदार्थ की अवस्था 3 है। कितना है? पदार्थ की 3 अवस्था होता है। नोट में याद रखिएगा, पदार्थ की 3 अवस्था
होती है। वो तीन अवस्था कौन कौन है? पहला ठोस, पहला क्या है? ठोस। दूसरा अवस्था कौन सा है? द्रव्य। तीसरा अवस्था क्या है? गैस। गैस ये बोल सकते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तीनों रूप में आपका पदार्थ पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों रूप में। तो वो तीनों रूप आपका शरीर में ही स्थित है। बोलिएगा कैसे? तो देखिए, ठोस के रूप में आपका शरीर में क्या है? हड्डी है। और द्रव्य के रूप में क्या है? रक्त, जिसको ब्लड कहते हैं, खून। और गैस के रूप में क्या है? आप लोग समझ सकते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो गैस के रूप में भी पाया जाता है। मतलब शरीर में ही तीनों पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ का तीनों रूप शरीर में पाया जाता है। अब देखिए आपका पदार्थ का तो तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस किसको कहते हैं, द्रव किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहले एगो नोट लिख लीजिए, यहाँ पे एगो और नोट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। जल पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये बताएं, आपका बुक में लिखा हुआ है जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। एक और लिख लीजिए आपका, जो कि हम नया बता रहे हैं आप सभी को, गंधक। गंधक भी जो है ना, पदार्थ का तीनों अवस्था में पाया जाता है। गंधक पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था करने का मतलब ठोस, द्रव, गैस में जल भी पाया जाता है, गंधक भी पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। इसीलिए हम चैप्टर को एकदम लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में सजा के लाए हुए हैं, ताकि आप सभी को दिक्कत नहीं हो। बस एक बार कॉपी में एकदम लगातार उतारते हुए चलिएगा, एक तरफ से आपका कॉपी भी तैयार हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस वही पढ़िएगा, आपका माइंड क्लियर रह जाएगा, ए टू जेड टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। बस अगर थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें वीडियो को। देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आ गया आपका ठोस। ठोस किसे कहते हैं, ये बात को समझिए। मतलब कि वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो? निश्चित हो, वही आपका क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। यानी कि लिख लीजिए आप लोग, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो? निश्चित हो, वह ठोस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? ठोस। जैसे लोहे की छड़, लोहे की छड़, लोहा का छड़ लिए, लोहा में कुछ तो आयतन होगा और उसका कुछ तो आकार, छड़ का आकार लंबा। ये बात समझ में आ गया? लोहे की छड़। लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी है, इसका कुछ आकार है और कुर्सी बना दिया, कुर्सी भी, कुर्सी का भी आकार बन जाता है, यानी कि लकड़ी की कुर्सी बनी हुई। ये सब किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इत्यादि, ये बात समझ में आ गया आपको कि
ठोस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो वह ठोस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, मिट्टी की मूर्ति, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। बात समझ में आ गया? मैंने कि कोई भी चीज बनावट वाला बोलिएगा तो वो ठीक रहेगा, ठोस का सटीक उदाहरण होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखिए आपका है द्रव। बस ध्यान से समझते हुए जाइएगा, कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। बस एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका लेसन से हटके होगा, और लेसन में कभी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम आपको छोड़ दिए, नहीं लिखे, जान के नहीं लिखे, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। हर एक पॉइंट लिखा गया, आपको समझाया जाएगा, और एग्जाम में आता है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। देखिए द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो। आकार क्या हो? अनिश्चित हो। आकार अनिश्चित हो एवं आयतन निश्चित हो। आयतन क्या हो? निश्चित हो। आयतन निश्चित हो, वही द्रव कहलाती है। वही क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। ये बात समझ में आ गया? जैसे जल, मिट्टी, जितना बोलिए उतना होगा आपका, इत्यादि। मतलब कि मेन पॉइंट याद रखना है इसमें, जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन क्या हो? निश्चित हो। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, वही आपका क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जो कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ऑल टू ऑल क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, कौन कौन सी है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, इसलिए आप सब परिभाषा को ध्यान से समझिए और कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। देखिए अगला टॉपिक क्या है? गैसीय। गैस के बारे में समझते हैं। ठोस समझ गए, द्रव समझ गए, अब गैस भी समझ जाएंगे। बस देखते देखिए, बस ध्यान से समझिए। वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित ना हो। आकार एवं आयतन निश्चित ना हो, इसमें दोनों निश्चित नहीं होगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि गैस में कोई पृष्ठ नहीं होता है। गैस में कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसलिए इसका कोई आकार आयतन निश्चित नहीं होता। बस ये केवल फैलता है, विसरित बहुत तेजी से करता है। इसका संपीड़न होता है। संपीड़न तेजी से होता है। संपीड़न मतलब फैलना, फैलता बहुत फास्ट में है। समझ गए? तो यहां देखिए, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, उसे गैसीय कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। देखिए कितना सुंदर से हम सजा के लिखावट टाइपिंग करते हैं आप सभी के लिए, और आप एक है कि वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं, अपने दोस्तों को भेजने में वीडियो कंजूसी करते हैं। भेज दीजिएगा तो वो बेचारा सबका भी एक उद्धार हो जाएगा कि बढ़िया से समझ गए। बढ़िया से समझना भी चाहिए। आप लोग भेजिएगा, थोड़ा दोस्त का भी हेल्प कीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है।
बस हेल्प करने सीखिए, हेल्प करने से डरिए मत। हेल्प कीजिएगा तभी कोई आपका भी हेल्प करेगा। देखिए कितना सुंदर अक्षर में हम लेके आते हैं ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो दिखने में। हर एक चीज़ बढ़िया से दिखे। बस आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए और समझते रहिए, और हो सके तो अगर इच्छा हो तब, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, गैस का उदाहरण में देखिए जैसी बोल सकते हैं आप लोग हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लिख देते हैं। देखिए, जैसे हम लिख दिए एलपीजी। आप लोग घर में यूज करते हैं रसोई घर में एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग आप लोग किचन में प्रयोग करते हैं तो वो उसमें भी गैस पाया जाता है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ देता है गैस से संबंधित, जो घर में जो गैस का प्रयोग करते हैं वो कभी कभी लीक करता है, कभी कभी क्या करता है, लीक करता है। तो उसका जो स्मेल देता है किसके कारण, तो बात को समझिए, उसमें मिलावट रहता है मिथाइल मरकप्टन, याद रखिएगा। तो उसमें पाया जाता है जिसके कारण वो महक आता है, स्मेल पता चल जाता है कि गैस लीक करता है। आप लोग यहाँ दे सकते हैं गैस के उदाहरण में और भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वायु, वायु भी गैस का ही उदाहरण है। वायु भी गैस का उदाहरण हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो इत्यादि आप लोग बस ईमानदारी पूर्वक अपने आप से छल ना करें। कॉपी में सुनहरा अक्षर से राइटिंग बना के, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे कलम का कलर चेंज है वैसे वैसे कलम का कलर चेंज कीजिए। लाल काला ब्लू से बढ़िया से कॉपी बनाइए, देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जब देखने में अच्छा लगा तो जरूर है कि पढ़ने का भी मन करेगा, ताकि कोई कॉपी देखे तो बोले कि हाँ कॉपी पढ़ाया गया बढ़िया से, लिखावट भी अच्छा है। देखिए, अगला टॉपिक क्या है आपका। अंतराअनुक आकर्षण बल, बात को समझिए। अंतराअनुक आकर्षण बल के बारे में समझना है। जैसे कि अंतराअनुक आकर्षण बल क्या है, कोई भी पदार्थ है, बात समझिएगा, कोई भी पदार्थ के अंदर जो खाली स्थान होता है, ये बात समझ रहे हैं, जो खाली, जैसे कि हम बोले अभी एक मतलब समझा रहे हैं, यहाँ बात को समझिए। जैसे कि हम लिए पानी, क्या लिए, एक हम लिए आपका पानी लिए, इसमें भर दिए। थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा, आपका ये क्लियर हम कर देंगे आपको। ये हम पानी लिए, अंतरानुक आकर्षण बल है वो अंतरानुक, ये बात समझना जरूरी है क्योंकि यही कंफ्यूजन कर देता है। ये हम पानी लिए, इसमें हम जो है ना चीनी डाल दिए, क्या डाल दिए, चीनी। यहाँ से क्वेश्चन भी उठ जाता है। यहाँ देखिए, पानी डाले और इसमें हम डाल दिए चीनी। तो चीनी जो डाले इसमें, चीनी, चीनी तो पानी में घुल गया, पानी चीनी में घुल गया, लेकिन पानी का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए आप। पानी का स्तर, जैसे पानी का स्तर यहाँ तक था, अब हम चीनी डाले तो पानी का स्तर उठेगा कि नहीं उठेगा, स्तर में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कोई भी द्रव में घुलनशील पदार्थ अगर डाला जाता है तो पानी का स्तर नहीं उठता। अब ये नहीं कि 1 लीटर पानी में 2 किलो डाल दीजिएगा चीनी, कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब 2-4 चम्मच 5 चम्मच ऐसे डालिएगा तो वो स्तर आपका पानी पे कोई असर नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल आपको करना है तो एक प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, पानी का धरातल एकदम पूरा लबालब कर लीजिएगा आप लोग घर में। उसके बाद देखिएगा कि पहले ज़माना में एक छोटा-सा पैकेट आता, अभी भी आता है, ₹5 का गरम मसाला, उसमें काँटी रहता है हल्का-हल्का, यह काँटी का बात छोड़िए, हटाइए। घर में स्टेपलाइज़र है, पानी अथी पिन ठोकने वाला स्टेपलाइज़र ही कहता है उसको, स्टेपलर। उसमें पिन जो रहता है, वो पिन बारी-बारी से इसमें घुसाइएगा। लगभग कितना पिन घुसेगा, बहुत सारा पिन घुसेगा, लेकिन पानी का स्तर एक प्रकार का भी नहीं इधर-उधर होगा। पानी जहाँ तक है वहीं तक, जितना पिन डालिएगा उसमें उतना पिन डला जाएगा।
आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यहाँ बात को समझिए, हम कहना चाह रहे हैं कि चीनी अगर इस पानी में घुलेगा तो आपका स्तर नहीं बढ़ेगा। तो एगो यहाँ से नोट करने वाला बात आ गया कि कोई भी जल में घुलने वाला पदार्थ, कोई भी जल में घुलने वाला पदार्थ पानी की या जल की स्तर को ना बढ़ा घटा सकता है, ना बढ़ा घटा सकता है। यानी कि पानी में जो घुलनशील पदार्थ है वो डाले तो पानी पे कोई असर नहीं होता है। क्यों? यही तो रीजन है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो अणु है, कहीं ना कहीं खाली स्थान, कुछ न कुछ रिक्त स्थान है पानी के अंदर, जिसके अंदर पानी में चीनी समा रहा है, घुल रहा है, लेकिन चीनी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अणु उस अणु में जाके शामिल हो जा रहा है। यानी कि पानी के अंदर जो रिक्त स्थान है, पानी के अंदर जो रिक्त स्थान है जिसके कारण वो समा गया, वही आपका रिक्त स्थान में जो बल के कारण जो समा गया, वही आपका अंतरा अणुक आकर्षण बल कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया? अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है? यानी कि पानी के अंदर रिक्त स्थान में घुलनशील पदार्थ जिस कारण से घुल जाता है, वही कारण आपका अंतरा अणुक आकर्षण बल कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो लिखिए, प्रत्येक बार हम क्या बोर्ड पे लिखिए, आप लोग लिखिए, हम लिखाते हैं। मतलब कि वैसा पदार्थ जो पानी के अंदर घुलनशील हो जाए और पता नहीं चले, घुलनशील हो जाए और पता नहीं चले, वही रिक्त स्थान में जो घुलनशील पदार्थ है, वही आपका अंतरानुक आकर्षण बल कहला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, अंतरा अणुक स्थान क्या है? अंतरा अणुक स्थान क्या है? यानी कि कोई भी पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान हो, कोई भी पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान, थोड़ा सा भी रिक्त स्थान होता है, तो कोई भी पदार्थ के अंदर जो रिक्त स्थान होता है वही अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो देखिए अगला क्या बात बोल रहा है, अंतरा अणुक आ गया। क्या आ गया? अंतरा अणुक। तो अंतरा अणुक हम बताए अभी आपको हम कि वैसा पदार्थ जिसमें रिक्त स्थान हो, वही अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? जैसे कि देखिए यहां पदार्थ लिए, क्या लिए? पदार्थ लिए। ये बात आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। ये हम क्या लिए? कोई पदार्थ लिए। ऐसे आगे बताएंगे, अभी वीडियो में भी बताएंगे, आगे लाए हैं। ये जो पदार्थ के अंदर जो खाली खाली स्थान जो दिख रहा है ना, कोई भी ठोस पदार्थ लीजिएगा उसमें कुछ न कुछ अंतराणुक स्थान होता है। ये जो खाली खाली स्थान है, वही खाली स्थान क्या कहा जाता है? अंतराणुक स्थान कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? तो ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान निम्न होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो यहाँ से नोट एक और निकल रहा है आपका। क्या नोट निकल रहा है? ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक नोट जितना दे रहे हैं आपको, बस कॉपी में लिख के रखना है और उसको समझना है, याद करना है। यानी कि ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान निम्न होता है। निम्न होता है यानी कि निम्न का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। बहुत कम। ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण वो प्रत्येक अणु से बंधे हुए रहते हैं, जो कि एक जगह से एक के जगह रहते हैं, हिलते डोलते नहीं है। लेकिन जब हिलते डोलते नहीं, लेकिन वैसा बात नहीं कि हिलते डोलते नहीं है तो वो कंपन नहीं करेगा। कंपन वो वस्तु करता है, वस्तु वो कंपन करेगा,
लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान हिल डोल नहीं सकते हैं जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दे। बाह्य बल करने का मतलब जब तक आप लोग उस वस्तु को उठाने का कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक वो वस्तु अपने जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता है। ये बात आप समझ गए। जैसे कि वायु भी उस वस्तु को हटा रहा है तो बाहरी बल लग रहा है, वायु लगा रहा है ना बाहरी बल, जब तक बाहरी बल ना लगे वो वस्तु हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अंतरानुक स्थान, खाली स्थान मतलब कि नहीं होता है, नहीं के बराबर, बहुत कम होता है। अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो हवा उसमें प्रवेश करके तुरंत तुरंत इधर उधर न जाएगा। ये बात आपको समझिए आप। इसलिए ठोस वस्तु में अंतरानुक स्थान बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जितना अभी पढ़े उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लाए हैं बढ़िया से, इसको अगर आप पीछे समझ गए हैं तो इसका ध्यान आपको देना है और क्वेश्चन फटाफट आपका बनेगा। देखिए, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन डैश होती है। हम पढ़ाए थे आपको ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अभी हम पढ़ाए थे पीछे, ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। निश्चित होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। ठोस पदार्थ का इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। समझ गए, आपका बुक में बना है, बस थ्योरी से क्वेश्चन उठाया गया है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। एक एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपका हर एक क्वेश्चन माइंड में छाप देंगे। बस एक बार देखिए, दोबारा दिखने का जरूरत नहीं, बस एक बार बने रहिए, सॉलिड समझा देंगे डायरेक्ट माइंड में। आपका केमिस्ट्री का भूत माइंड से उतार देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स भी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं हम, बढ़िया से पढ़ाएंगे। बस आप लोग बस अपना प्यार दिखाइए हमको, बस प्यार के लिए हम भूखे हैं, बस पैसा से हमको मतलब नहीं है। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए दोस्तों से, और जुड़िए, ज्यादा मात्रा में जुड़िए। और सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप सभी को, एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे, कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है। देखिए, और एक बात बता दें आपको कि ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। बार बार आपको बता रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। आइए ऑफलाइन का भी मजा लेके देखिए किस तरीका से पढ़ाते हैं। वहां भी आइए, आप लोग जितना लोकल छात्र हैं सभी आइए। और आपको बता दें, अगर आपके घर में छोटा भाई बहन है उसको भी बोल दीजिए, नवोदय सिमुलतला सैनिक नेत्रहाट BHU ऑल टू ऑल तैयारी हम करवा रहे हैं ऑफलाइन में, फ्री, एक भी पैसा का चार्ज नहीं है। तो आप लोग अपना भाई बहन को भी लेके आइए, नवोदय का तैयारी करवाइए, सिमुलतला सब का तैयारी करवाइए। आपसे 1 रुपया का चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग आइए और अपना भाई बहन का भविष्य को उज्जवल बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, बहुत ही ये VVI क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। देखिए कितना कलरफुल लेटर में आया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये देख के मैं आज खुश हो जाता है, क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। देखिए कह रहा है, द्रव पदार्थ में आकृति डैश नहीं होती किंतु उसका आयतन डैश होता है। देखिए कितना अच्छा है कि आकृति निश्चित नहीं हो, आकृति निश्चित नहीं होती, नहीं, याद देखिए, द्रव पदार्थ की आकृति, आकृति निश्चित नहीं होती, यहाँ क्या होगा, निश्चित, निश्चित नहीं होता है, आकृति निश्चित होता ही नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये बात याद रखिएगा, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित। अभी हम बैक पढ़ाएं, आप लोग देखिए बढ़िया से, अभी पढ़ाई इसीलिए बोलते हैं कि बार बार बढ़िया से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जितना हम थ्योरी करा दे, थ्योरी से ही क्वेश्चन उठ के ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए थ्योरी एक बार समझ जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या सब बनेगा। बशर्ते कि एक बार समझ के तो देखिए, यानी कि द्रव्य पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए और ऑब्जेक्टिव, मतलब जितना हम अभी पढ़ाए हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आ रहा है और बनेगा भी आपका।
कराए गैसीय पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों डैश होता है। क्या होता है, दोनों डैश होता है। आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। और एगो नोट याद रखिएगा, गैस में गैसीय पदार्थ अधिक तेजी से विस्तृत होती है, अधिक तेजी से विस्तृत होती है एवं संपीड़न भी होती है, संपीड़न भी होती है। विस्तृत का मतलब समझिए तेजी से महकता है, और विसरण का मतलब फैलता है। विसरण का मतलब भी फैलना ही होता है, संपीड़न का मतलब भी फैलना, बशर्ते कि विस्तृत का मतलब फैलना और महकना हो जाता है, और संपीड़न का मतलब जितना तेजी से फैल सकता है। और एगो बात याद रखिएगा पॉइंट, कि गैसीय पदार्थ में कोई भी पृष्ठ नहीं होता है। गैसीय पदार्थ में कोई भी पृष्ठ नहीं होता। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हल्के में नहीं लीजिएगा। गैसीय पदार्थ में कोई भी पृष्ठ नहीं होता है। गैसीय पदार्थ में कोई भी पृष्ठ नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया आपको, गैसीय पदार्थ में कोई भी पृष्ठ नहीं होता है। तो इतना बात आपको हम बताएं, ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। माथा भारी नहीं होना चाहिए, बस बारीकी से देखते जाइएगा और समझते हुए जाइएगा, सब चीज क्लियर होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट में जिस तरीका से, जिस अंदाज से आपको मैथ हम समझाते हैं, वही अंदाज मेरा साइंस का भी और एसएसटी का सबका है। बस आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग कहते हैं कि साइंस भारी होता है, साइंस भारी नहीं होता है, आप लोग भारी हैं साइंस पे, जो कि मन में बैठा लिए साइंस भारी होता है। आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बस माइंड में सेट कर लेते हैं ये चीज भारी है, समझ में नहीं आता है। बस बात को समझिए, इसका रिवीजन कीजिए। अभी आपको हम बताते हैं कि जैसे कि एक कलम ले लेते हैं, एक कलम ले लीजिए। ये कलम जैसे लिए हम, इसमें तो कैप नहीं है, हम क्या बताएं अभी। जैसे कि एक कलम लीजिए, कलम का जब कैप खोलते हैं तो आप हमको बताइए कि कलम प्रैक्टिस करता है या फिर कैप प्रैक्टिस करता है लिखने का। लिखने का कौन प्रैक्टिस ज्यादा करता है, आपका कलम करता है। रात दिन कौन लिखता है, कलम लिखता है। रात दिन घिसने का काम कौन करता है, कलम करता है। लेकिन बाद में विराजमान उस पर कौन होता है, कैप होता है, उसका टिप्पी कैप विराजमान होता है। जब उसको हम पैकेट में रखे तो कौन दिखता है, कलम दिखता है कि खोपी दिखता है, ये बताइए आप हमको। कलम नहीं दिखता है, उसका खोपी दिखता है। इसीलिए आपको बात को समझिए, जो रात दिन घिसता है उसका कोई भी चीज टंच नहीं हो सकता है। एक बात याद रख लीजिए, माइंड में सेट रख लीजिए, जितना समझिएगा वो काम देता है। रात दिन लिखिएगा, कॉपी में लिख ले रह जाएगा, कॉपी में लिख ले रह जाएगा, वो कभी काम आपका नहीं देगा। इसलिए माइंड में लिखिए, समझिए। अगर चमकना है तो माइंड में लिखिए, तब चमकिएगा, तब आप लोग खोपी के जैसा दिखिएगा, नहीं तो कलम के जैसा अंदर ढक्कल रहिएगा। कोई भी कुछ पूछेगा, घर में कर कुटुंब आता है, कुछ पूछ देता है, बस उस कुटुंब के पास नहीं जाना है, काहे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात को समझिए, आपको दिखना है कि पैक होना है, वो आप पे निर्भर करता है। इसीलिए हम बार बार बताते हैं आपको कि ध्यान से समझिए, लिखने का कोशिश कम क्या कीजिए, माइंड में उसको उतारिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा उस लेक्चर को देखिए, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। अगर बार बार लिखिएगा तो लिख लिए कॉपी में रह जाएगा। सुंदर राइटिंग में लिखना, कॉपी बनाना, वो बस वो काम कमजोर छात्र का होता है। माइंड में आप लोग लिखिए, माइंड में लिखने से क्या होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, भूलिएगा नहीं, समझिएगा ज्यादा, और माइंड का भी विकास होता है। तो देखिए, अभी इतना हम बताए, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अब देखिए, ये अगर आप लोग थ्योरी अच्छा से किए हैं तो आपको समझ में आया होगा। इसका
देखिए क्या कह रहा है, जल में विलीन चीनी। अगर आप लोग, हम जो अभी एक ग्लास में पानी चीनी घोले थे, अगर वो टॉपिक बढ़िया से समझ गए तो आपका माइंड से ये क्वेश्चन बन जाएगा। जी हाँ, देखिए, जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ डैश करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जल में जो चीनी घोले उसको हमको प्राप्त करना है, चीनी को दोबारा प्राप्त करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? यानी कि जल को हमको उड़ाना होगा। जल कैसे उड़ेगा? जलाना होगा। जलेगा तो जल वाष्पीकृत हो जाएगा, वो कहाँ चल जाएगा? वायुमंडल का जो आपका गैस है, वायुमंडल का वो गैस और ये जो जला है वो गैस आपस में बराबर हो जाता है, जिसके कारण पानी गैस बन के ऊपर उड़ जाता है और चीनी आपका नीचे रह जाता है। ये बात समझ में आ गया? तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वाष्पीकरण 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 करके चीनी को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो एक नोट और लिखिए, प्यारा नोट है। वाष्पन करने पर चीनी जो प्राप्त होता है वह मूल चीनी के बराबर प्राप्त होता है। जी हाँ, वो जो चीनी वाष्पन द्वारा हम प्राप्त किए, पहले जो चीनी हम मिलाए, अगर पहले चीनी 5 चम्मच मिलाए तो वाष्पीकरण द्वारा भी चीनी हमको 5 चम्मच ही प्राप्त होगा। जी हाँ, ये याद रखिएगा, 5 चम्मच ही प्राप्त होगा, ना कि 4 चम्मच प्राप्त होगा। वही बात हम लिखे हैं। वाष्पन करने पर चीनी जो प्राप्त होता है वह मूल चीनी कहने का मतलब पहले का चीनी जो पहले हम मिलाए, वो चीनी के बराबर हो जाता है। वो चीनी के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? देखिए आगे, अगला देखिए क्या है। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाता है। क्वेश्चन में इतना बढ़िया है कि क्वेश्चन देखते के साथ आंसर माइंड में आ जाता है। अगर आप लोग मेरा थ्योरी बढ़िया से समझ गए, क्वेश्चन में दम है ये नहीं है, फटाफट बनेगा। देखिए, डैश के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता। अभी तो तुरंत नोट लिखे हम, तुरंत तो नोट लिखे थे, मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता, बराबर प्राप्त होता है। किसके कारण? वाष्पन के कारण। अभी तो हम बताए वाष्पन के कारण। हर एक क्वेश्चन बस हिंट समझिए, बात को समझिए। जितना हम ऊपर थ्योरी करा दिए वहीं से क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। याद रखिएगा, जितना हम पढ़ाएं, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जितना पढ़ा रहे हैं शुरू से अंत तक बने रहिए। ए टू जेड बात माइंड में सेट करके जाएंगे। एक भी बात दिक्कत नहीं होगा, एक भी बात दिक्कत हो गया तो आप हमको बताइएगा, सब बात समझ में आएगा। वाष्पन के कारण होता है। किसके कारण? वाष्पन के कारण। नेक्स्ट, अब यहां देखिए क्या कह रहा है। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को साधारण भाषा में हम लोग नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl ये भी याद रखिएगा, हम यहां लिख देते हैं। नमक, नमक को ही कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो कि इंपॉर्टेंट है। NaCl, NaCl नमक होता है, इसका फॉर्मूला NaCl होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। कह रहा है NaCl और चूना कर रहा है। क्या कर रहा है? चूना। और चूना पत्थर डैश के उदाहरण है। डैश के उदाहरण है, मतलब कि ये बात को समझिए, सोडियम क्लोराइड जो है और चूना जो है और चूना पत्थर जो है, ये किसके उदाहरण हो सकते हैं? सिंपल बात समझिए, नमक। नमक किस में घुल सकता है?
द्रव में घुल सकता है। ये बात समझ में आ गया। चूना किस में घुल सकता है? द्रव में घुल सकता है। चूना पत्थर किस में घुल सकता है? जो घर में पेंट करते हैं चूना मिला उला के, किस में घुलता है? द्रव में घुलता है। तो यहाँ करा डैश के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? द्रव के उदाहरण है। द्रव के, या फिर याद रखिएगा द्रव या मिश्रण। मिश्रण में शुद्ध द्रव नहीं है, ये शुद्ध द्रव नहीं है। द्रव तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। शुद्ध द्रव नहीं है, ये बात आप माइंड में सेट रखिएगा। द्रव का तो उदाहरण है, लेकिन ये सब शुद्ध द्रव में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये किसका उदाहरण है? द्रव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्रव का। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। NaCl, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट याद देख लीजिए थोड़ा सा, एक नोट करके लिख लीजिए। शुद्ध द्रव का उदाहरण चूना, चूना पत्थर, नमक, चीनी, ये सभी हैं। मतलब कि शुद्ध द्रव का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शुद्ध द्रव का। शुद्ध द्रव का उदाहरण आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड, चूना, चूना पत्थर, ये सब किसका उदाहरण है? शुद्ध द्रव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शुद्ध द्रव का, जिसको कहता है कोई चीज का एकदम मिलावट मिलावट नहीं, मतलब मिलावट है लेकिन वो पूरा घुल जाता है। पूरा क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये शुद्ध द्रव का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से शुद्ध द्रव कौन सा है? शुद्ध द्रव कौन सा है? किसमें शुद्ध द्रव पाया जाता है? इस प्रकार से आप लोग उदाहरण में याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आपका कितना देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध, समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, ये सभी डैश है, शुद्ध द्रव नहीं है। मतलब कि ये सभी डैश हैं लेकिन शुद्ध द्रव नहीं है। ये सभी आपका मिश्रण है। ये सभी आपका क्या है? मिश्रण है। ये सभी मिश्रण में आएगा। किस में आएगा? मिश्रण में। ये सभी मिश्रण है लेकिन शुद्ध द्रव नहीं है। तो शुद्ध क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध द्रव कौन सा है, या फिर निम्नलिखित में से शुद्ध द्रव द्रव का कौन सा उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध द्रव का उदाहरण नहीं है? क्यों? देखिए दूध शुद्ध द्रव क्यों नहीं है? दूध तो द्रव, इसको शुद्ध माना जा रहा। क्यों? क्योंकि देखिए दूध में वसा है, प्रोटीन है, वसा प्रोटीन पाया जाता है, इत्यादि और भी पाया जाता है। तो वसा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें मिलावट है, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। समुद्री जल, समुद्री जल में क्या है? नमक पाया जाता है, अन्य धातु भी पाया जाता है। मिट्टी, मिट्टी में लोहा भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है, यहां तक कि बता दें चांदी भी पाया जाता है। तो हर एक चीज इसमें पाया जाता है। ये शुद्ध क्या, कैसे शुद्ध हुआ? जो चीज एक से दो पदार्थ से मिलके बने वो मिश्रण में ही आता है। किस में आता है? मिश्रण में। तो आपका दूध में देखिए क्या क्या पाया गया? वसा, प्रोटीन, दो पदार्थ है ना, और भी पदार्थ पाया जाता है। समुद्री जल में भी दो पदार्थ है, देखिए मिट्टी में भी बहुत पाया जाता है। ये सभी मिश्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्रण का, जो कि शुद्ध द्रव में नहीं आता है। ये बात समझ में आ गया? ये शुद्ध द्रव में नहीं आता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका खटाखट बनेगा।
अगला देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है, प्राचीन काल के दार्शनिक का मत था, क्या मत था, कि पदार्थ में छोटे छोटे कण का नहीं होता है, पदार्थ में छोटे छोटे कण नहीं होता है, मतलब कि दार्शनिक का कहना था कि पदार्थ में छोटा छोटा कण नहीं होता है, लेकिन वो छोटा छोटा कण से पदार्थ भले बना है, अलग अलग कण से, अलग अलग कण से। ये कहना किसका था, महान दार्शनिक का। वो दार्शनिक कौन था, ऋषि कनाद। कौन था, ऋषि कनाद। तो बात को समझिए कह रहे पदार्थ अलग अलग कणों का बना होता है। जैसे पदार्थ में ले लेते हैं जल, जल में अलग अलग कण पाया जाता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। वो जल है लेकिन अलग अलग कण से बना हुआ है, ये बात समझिए। ये नहीं बोल सकते हैं कि जल में अन्य सारे कण है, यानी कि ये बोल सकते हैं अन्य सारे कण से जल बना हुआ है। ये कहने का मतलब था महान दार्शनिक कनाद का। किसका कहना था, कनाद का। वही यहाँ लिखा गया है, पदार्थ में छोटे छोटे कण नहीं होते हैं, किंतु पदार्थ अलग अलग कणों का बना होता है। ये किसका मत था, प्राचीन काल के दार्शनिक का कथन था। प्राचीन काल के दार्शनिक, दार्शनिक का नाम महान ऋषि कनाद का। किसका, कनाद का। और यह भी बताया था कि छोटा छोटा कण ही परमाणु का रूप लेता है, छोटा छोटा अणु जुड़ के परमाणु का रूप ले लेता है। ये उसी का भी कथन था, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वो थोड़ा क्लास 10 में टप गए हम, किस में चल गए, 10 में। लेकिन आपको 9 लेवल का नॉलेज चाहिए अभी। 9 में जितना बताया गया बस उतना नॉलेज रखिए, आगे आगे चलेंगे। ऐसे चलते चलते तो इंटर का बात बता देंगे, वैसा नहीं होता है। याद रखिए। नेक्स्ट, आपका चैप्टर से एक एक पॉइंट को उठाया गया है, कहीं नहीं छूटेगा कोई भी टॉपिक। देखिए अब क्या बताया गया, हमारे परिवेश के पदार्थ, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। कुछ देर पहले हम समझाए थे आपको, क्या समझाए थे, या देखिए क्या बताया है। एक गिलास लिया, गिलास में क्या लिया है, चीनी लिया और पानी लिया, ये सब मिक्स किया। क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जल का स्तर में थोड़ा भी चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ बता रहा है जल की सतह में कोई परिवर्तन नहीं, जल की सतह में कोई परिवर्तन नहीं। कितनों आप जल विलीन पदार्थ मिला दीजिए जल में, जल का स्तर नहीं उठ सकता है, जल का स्तर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जल में अंतराअणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, जल में अंतराअणुक स्थान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो घुलनशील पदार्थ वही स्थान में जाके बैठ जाता है, जो कि वो गैपिंग को पूरा कर लेता है। वो गैपिंग को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, जिसके कारण जल का स्तर कभी नहीं बढ़ता है। ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ चीनी मिला दिया लेकिन स्तर कुछ नहीं हुआ, इसको छड़ी से दे के घुमा दिया, कांच की छड़ी से घोल दिया चीनी को। ये बात समझ में आ गया आपको। देखिए द्रव में ठोस से घुलने से द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। अगला देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बात समझिए। 1 घंटा का लेक्चर हो गया लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि पढ़ाई रहे वही अंदाज में, आप सभी को भी पता नहीं चला, आप लोग लगातार देखते रहे रह गए। यही बहुत अच्छा बात है। बात को समझिएगा थोड़ा सा, कि लगभग तो समय हो ही गया है, लेकिन आगे टॉपिक हम करते हुए जाते हैं और समझते हुए जाते हैं। उकताइए नहीं, मन को शांत रखिए और पढ़िए, सब टॉपिक समझ में आएगा। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण किस किस रूप में कर सकते हैं, ठोस के रूप में कर सकते हैं, द्रव के रूप में कर सकते हैं, गैस के रूप में कर सकते हैं। यानी कि यहाँ हम फर्स्ट में ही पढ़ा है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो वही तो वर्गीकरण कहलाया, वही तो पदार्थ का वर्गीकरण कहलाया। यानी कि हम बोल सकते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में।
तीन प्रकार से पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गया, ठोस, द्रव और गैस। आगे देखिए अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात को समझिए। भार के विचार से हमारे शरीर में लगभग 70% क्या है, पानी है। जी हाँ, 70% भार के विचार से जितना शरीर का वजन है उसका 70% हम लोग का शरीर में क्या पाया जाता है, पानी ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पानी। देखिएगा शरीर में जो पानी पाया जाता है और बाहर में जो पानी पाया जाता है वो दोनों में आपस में एक अलग संबंध ही होता है, एक अलग ही संबंध होता है। वो पानी का क्लास हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके आएंगे, आपको हम बढ़िया से समझाएंगे कि खाने में पानी, नहाने में पानी, धोने में पानी, कहीं भी पानी यूज करते हैं, आखिर पानी का मोल क्या है उसके बारे में हम डिटेल समझाएंगे आपको। इसमें भी एक साइंस टॉपिक छुपा हुआ है। साइंस टॉपिक क्या छुपा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी यहाँ देखिए, पहले समझिए। कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये ठोस और गैस दोनों के उदाहरण हैं। ठोस और गैस दोनों के उदाहरण है, याद रखिएगा। ठोस और गैस दोनों के उदाहरण कौन कौन से हैं, कर्पूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये ठोस और गैस दोनों के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई पॉइंट दिए हैं, ये आपको पॉइंट माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नोट है, बहुत ही अच्छा है, जो कि हम फर्स्ट में ही आपको बताए थे। क्या बताए थे, जल एवं गंधक बताए थे ना। जल एवं गंधक ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है, जो कि नोट हम फर्स्ट में लिखा दिए आपको कि जल और गंधक ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ गया। इसीलिए बताएं, बारीकी से देखते हुए जाइए, हर एक बात समझ में, डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ गया तो बताइएगा आप। देखिए नेक्स्ट, यहां पे समझिए, फिगर भी हम लेके आए हुए हैं ताकि आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दे। या देखिए, ठोस, द्रव, गैस तीनों के माध्यम में जल पाया जाता है और आपका क्या पाया जाता है, गंधक। ये आपका द्रव के रूप में, ये गैस के रूप में। गैस के रूप में गुब्बारा में भर दीजिए, गैस के रूप में भरा जाएगा आपका उड़ा के। जल और गंधक का तीनों रूप, जल और गंधक का तीनों रूप है। अगला देखिए, यहां देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है, देखिए, ठोस पदार्थों में अंतराअणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, मतलब कि नहीं के बराबर होता है, मजबूत से बंधा रहता है एक दूसरे से, इसलिए कहीं हिलता डोलता नहीं है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफी निकट रहते हैं, एक दूसरे के काफी निकट रहते हैं। इसलिए तो हम बताएं कि पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान निम्न के बराबर, नहीं के बराबर होता है, एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। देखिए, परस्पर बंधे रहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराअणुक स्थान बहुत न्यून होता है, बहुत क्या होता है, न्यून, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम। ये सब हम फर्स्ट में ही बता दिए आपको, शुरू में ही बताए थे कि बहुत कम होता है। इसी कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। क्या ए टू जेड बात हम बताए थे आपको कि नहीं बताए थे। यहाँ पे देखिए, लिखावट प्रक्रिया में भी वही बात है, इसलिए बताया कि जितना बात हम बोलते हैं उस पर भी गौर किया कीजिए, सब आपका टॉपिक माइंड से ही क्लियर हो जाएगा, लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। साइंस इजी सब्जेक्ट है, बस समझने वाला है, समझते हुए जाइए। अब देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए, ठोस पदार्थ हम लिए हैं,
कहीं कहीं गैप दिखेगा, कहीं के मतलब जहां गैप दिख रहा है वही स्थान रहता है, नहीं के बराबर। देखिए सब जगह भरौट टाइप का है, सब जगह भरौट टाइप का है। इसलिए बताए कि पदार्थ जो ठोस होता है उसमें अंतराणु का स्थान निम्न होता है, न्यून होता है, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। यह बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है आपका पदार्थों की ठोस अवस्था। यहां देखिए क्या लिखे नोट में, ठोस पदार्थों, ठोस पदार्थों में, यहाँ पे में छूट गया है, ठोस पदार्थों में अंतराअणुक स्थान बहुत न्यून होता है, बहुत क्या होता है, न्यून होता है। वही बात लिखा गया है विस्तार में, यहाँ समझिए, वहां पे फोटो छोटा था। देखिए यहाँ पे कई स्थान आपको दिख रहा है, खाली स्थान नहीं, ये जो गेपिंग दिख रहा है इसके बीच में जो हल्का सा आंच आंच होगा उसी में खाली स्थान हो सकता है, नहीं के बराबर नहीं होता है। इसलिए इसमें देखिए पूरा जटिल है एकदम। अगला देखिए घनत्व, घनत्व को समझते हैं और बारीकी से इसको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ देखिए थोड़ा सा घनत्व के बारे में कि घनत्व क्या है। किसी भी वस्तु में, ठोस वस्तु में घनत्व का उच्च सीमा होता है। माने कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कर देते हैं, घनत्व कर देते हैं। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन, बात को समझिए, परिभाषा लिखना नहीं है, समझना है बात को। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे कि कोई भी वस्तु लिए, द्रव्यमान है उसका, कुछ तो होगा, 2 kg, 3 kg, 5 kg, और वो कितना जगह छेका, माने आयतन, कितना जगह छेका, आयतन, माने वो वस्तु का वजन में उसका आयतन से भाग दे देंगे तो घनत्व निकल जाएगा, डेंसिटी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, घनत्व। वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान के इकाई आयतन, इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। परिभाषा बस समझना है, लिखना नहीं है। माइंड में जब समझ में आ गया, लिखने का क्या जरूरत है। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। एक बात और याद रखिएगा, घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू होता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू होता है, लिख देते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू, साफ में लिख देते हैं, केजी मीटर इनवर्स क्यू। इसी को कैसे बोल सकते हैं, और भी रूप में कैसे बोल सकते हैं, केजी बटे मीटर क्यू, ये भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, घनत्व का ऐसा है मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू या फिर किलोग्राम बटे मीटर क्यू, ये बात याद में रखना है आपको। बात समझ में आ गया। चलिए आगे, ये देखिए, ये हमें कितना स्वीट लग रहा है। देखिए आगे, वाह, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, ये बात समझना है। द्रव्यनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, थोड़ा उलझन हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, उलझन। इस उलझन से बचना है, थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइएगा। द्रव्यनांक को ही हम लोग हिमांक कहते हैं, द्रव्यनांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, हम यहाँ बता रहे हैं। द्रव्यनांक, द्रव्यनांक याद रखिएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो ठोस से, नहीं तो इसको इस तरीका से लिखिए, वैसा तापमान
जिसमें कोई द्रव्य वस्तु ठोस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, ठोस में क्या हो जाए, बदल जाए, द्रवणांक या हिमांक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे बर्फ का हिमांक या द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रव से मतलब कि कोई भी पानी है उसको जमाना है, ठोस रूप देना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखना होगा। अगर फ़ारेनहाइट में बोल दिया जाए तब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक समझ में आपको उम्मीद है आ गया होगा। मतलब कि ध्यान में रखना है आपको कि वैसा वस्तु जो द्रव से ठोस में बदल जाए, द्रव से किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, वही आपका क्या कहलाता है, द्रवणांक या हिमांक कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? द्रवणांक को ही हम लोग हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणांक को ही हिमांक कहते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन क्या है, अगला क्या है टॉपिक, क्वथनांक। तो क्वथनांक के बारे में समझते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, लास्ट है आपका क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे हम द्रव्यनांक आपको समझाए वैसे क्वथनांक को हल कर देंगे। यहां देखिए क्वथनांक हम लिखे, यानी कि जो पदार्थ वैसा तापमान, जो पदार्थ छोड़िए, वैसा तापमान जिसमें कोई द्रव पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाए, वाष्प में बदल हो जाए, वही क्वथनांक कहलाता है। वही क्वथनांक कहलाता है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे नोट में पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है और वायुमंडल के तापमान के बराबर होकर गैस में विलीन हो जाता है। ये बात समझ जाइए कि पानी जो उबलना स्टार्ट करता है, जो उबल के गैस में बदलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब एकदम ओठ पे रहना चाहिए, मुंह पे एकदम रहना चाहिए। कोई पूछे फटाक से जवाब। तो बात को समझिए कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लेके आए। ये अभी अधूरा है और ये सेशन आगे चलेगा आपका। तो आज का सेवा यहीं तक है आपके लिए। और याद रखिएगा कि जितना हम बताए आप सभी बस वीडियो को देखते हुए जाइएगा और समझते हुए जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। एक बात हमेशा माइंड में सेट रखिएगा कि जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा सटीक पढ़ाया जाएगा और सही तरीका से पढ़ाया जाएगा। एक तरह का निसंकोच माइंड में नहीं रखिएगा, बस बिंदास आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपके घर में छोटे भाई बहन है तो उनको भी लेकर आइए, नवोदय सिमुलतला, सैनिक नेत्रहाट और बीएसयू का तैयारी करवाइए। फ्री में मेरे द्वारा, निगम सर के द्वारा फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। रिजल्ट का भी गारंटी है, रिजल्ट देंगे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। 1 रुपया का डिमांड नहीं है। आप लोग आइए,
मरवारी टोला में विभावन के पास, खड़गपुर के मरवारी टोला, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो खड़गपुर पड़ता है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, बंगाल का खड़गपुर नहीं पहुंच जाइएगा। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का खड़गपुर में मरवारी टोला के पास आइए और आप लोग एडमिशन करवाइए नवोदय सिमुलतला सैनिक, एक भी रुपया का चार्ज नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।